ये कंटिन्यूस डेटा से रिलेटेड है आज का टॉपिक, और कंटिन्यूस डेटा से किस तरह मीडियन, क्वार्टाइल्स और रेंज वगैरह निकाली जाती है वो अब हम देखेंगे। पिछली क्लास में हम जो डेटा डिस्कस कर रहे थे या टाइप ऑफ डेटा, वो डिस्क्रीट डेटा था। इसके अंदर डेटा आइटम की सेपरेट वैल्यू होती थी और हमें गिवन होती थी। कंटिन्यूस डेटा के बारे में जैसे मैंने बताया था कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, बल्कि हमें वैल्यूज बताने के लिए रेंज का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया। कंटिन्यूस डेटा रेफर्स टू डेटा विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ नंबर्स। तो हम इसकी वैल्यू यूँ बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 30 से 40 के दरमियान हो सकती है, या 30 से 35 के दरमियान हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। For example, a data set showing the height of 30 girls in a class can take on values such as 150.4, 169.34, 150, etc. तो अब हाइट के लिए हम जितना यानी अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा डेसिमल के बाद वो नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट हम नहीं बता सकते। अलबत्ता ये कि हम रेंज के दरमियान, रेंज के जरिए से बता सकते हैं कि हाइट इस और इस नंबर के दरमियान में कहीं लाया करेगी। For continuous data, we can estimate the quartiles from the cumulative frequency curve. अब इस डेटा में चूंकि सिंगल वैल्यूज डिफाइन नहीं होती, तो हम ये करते हैं कि पहले जो ना इन वैल्यूज की मदद से या क्लासेस की मदद से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बना लेते हैं, और कर्व बनाने के बाद फिर हम उसमें से मीडियन वगैरह और क्वार्टाइल्स वो निकाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर पहले हमने जो एक एग्जांपल की थी पेज 79 पर, वर्क एग्जांपल 2, जिसमें n की वैल्यू 120 थी, उसका अगर फ्रीक्वेंसी कर्व देखें हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो उसमें हम मीन, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो मीडियन जो होगा वो 150% ऑफ द डेटा पर होगा, 50% ऑफ द डेटा पर। तो 120 का जो 50% है वो 60 बनेगा। 60 से हम एक लाइन लेकर आएंगे कर्व तक, और फिर कर्व से नीचे हम एक्स एक्सिस तक लाकर देखेंगे कि वो मास की किस वैल्यू पर ज्वाइन हो रहा है। तो हमने देखा कि ये जो है मीडियन 101 पे ज्वाइन कर रहा है शायद। इसी तरह जो लोअर क्वार्टाइल होता है वो 25% ऑफ द डेटा पर होता है। तो 120 का जो 25 है वो 30 होगा। 30 से एक लाइन हम लेकर आएंगे कर्व तक, कर्व को नीचे ज्वाइन करेंगे तो हमें 92 की वैल्यू मिल रही है। और अपर क्वार्टाइल जी, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि मतलब वो 25 जो क्वार्टाइल है वो 25 के इक्वल है? असल में ये बात मैंने कल बताई थी ना कि अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन, इनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं। तो जो मीडियन होता है, आपको याद होगा उसको हमने पढ़ा था कि इसको हम ना Q2 कहते हैं, और ये हमेशा 50% ऑफ द डेटा वाली पोजीशन पर होता है। अच्छा, ठीक। इसी तरह से लोअर क्वार्टाइल जो होता है उसको हम Q1 कहते हैं, और ये हमेशा 25% वाली पोजीशन पर होता है। और जो अपर क्वार्टाइल होता है उसको हम Q3 कहते हैं, और ये हमेशा 75% ऑफ द डेटा की पोजीशन पर होता है। तो इनकी पोजीशंस तो फिक्स हैं। तो जो भी डेटा गिवन होगा, अब हमने करना ही होता है कि जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो 120 है हमारे पास, तो मीडियन निकालने के लिए हम Q2 की जो पोजीशन है ना वो निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि इट विल बी 50% ऑफ टोटल विच इज इक्वल टू 60। अब 60 पे आकर हम एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है जो कर्व तक आ रही है, और कर्व के नीचे वैल्यू हमें देखनी होती है। तो इस तरह हमें जो है ना Q2 की वर्किंग करके Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 60 पे जब हमने वैल्यू देखी तो हमें पता चला कि Q2 इज इक्वल टू 101 ग्राम्स। ये हमारा मीडियन हो गया। बिल्कुल इसी तरह Q1 के लिए वर्किंग करेंगे, 30 पे वैल्यू देखेंगे। इसी तरह Q3 के लिए वर्किंग करेंगे और 90 पे हम वैल्यू देखेंगे।
तो आपकी बुक में ये जो तीनों रेड कलर से डॉटेड लाइंस बनी हुई है, ये पहली लोअर क्वार्टाइल है, फिर उसके बाद मीडियन है और फिर उसके बाद अपर क्वार्टाइल है। अच्छा, अब तीनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना चाहें तो सिंपली Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 19 आंसर आ जाएगा। और मीडियन फाइंड करने का भी तरीका इन्होंने बताया है। एक और तरीका भी है लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का। तो 50% के बजाय हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके n/2 पर, यानी 120/2 पर 60 की वैल्यू पे हमें मीडियन मिलेगा, n/4 पर हमें Q1 मिलेगा, यानी 120/4 इज 30 पे हमें लोअर क्वार्टाइल मिल जाएगा। और अपर क्वार्टाइल के लिए हम 3n/4 भी कर सकते हैं, यानी 3 टाइम्स 120/4, जिससे हमें 90 आंसर मिलेगा। तो 90 की पोजीशन पर या 90 पर हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स एक्सिस से, उससे हमें अपर क्वार्टाइल मिल जाएगा। सर जी, ये डिनोमिनेटर में जो 2 और 4 है ये कुछ समझ नहीं आया है मुझे। असल में देखें, ये जैसे 50% था ना, तो 50% की जो फ्रैक्शन बनती है ना वो 1/2 बनती है। तो जनरल फॉर्म में हम उसको n/2 कह सकते हैं। 25% की जो फ्रैक्शन बनेगी ना वो 1/4 बनेगी, और इसी तरह 75% की फ्रैक्शन 3/4 बनेगी। तो वो फ्रैक्शन से भी बता रहे कि इस तरह भी याद रख सकते हैं, या आप यहाँ से रीड कर लेंगे वो हो जाएगा, समझ में आता है। ओके, अब इस डेटा के लिए अगर हमें रेंज फाइंड करनी है तो हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा जो कि 130 है, इसमें से लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा जो कि 60 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 130 माइनस 60 से हमें रेंज मिल जाएगी ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा जो कि 70 है। और ये करने के बाद एक और चीज़ है जिसको हम परसेंटाइल्स कहते हैं। परसेंटाइल ये है कि जैसे आप 25% ऑफ द डेटा या 50% या 75% ऑफ द डेटा फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कोई सा भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे कहे कि 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे क्या वैल्यू है, तो 90% ऑफ द डेटा की जो पोजीशन है उसको हम 90th परसेंटाइल कहेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 90/100 इंटू 120। इससे हम पहले वो फ्रीक्वेंसी का पॉइंट फाइंड करेंगे जो 90th परसेंटाइल पे आपको मिलेगा। तो मिसाल के तौर पर इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 5 1 और 8, तो 18 6 हमें 108 मिल रहा है। अब हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पर जाएंगे और देखें, ये ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है ना, ये 108 वाली पोजीशन है। इसको हमने जाके फ्रीक्वेंसी कर्व से मिलाया, फ्रीक्वेंसी कर्व को हम नीचे लेकर आए तो हमें 119 मेरे ख्याल में नंबर मिल रहा है जो 90th परसेंटाइल का है। अब इसको शो करने के लिए हम P90 लिखेंगे, तो P90 इज इक्वल टू 119 ग्राम्स। इस तरह हम कोई भी परसेंटेज का पॉइंट जो है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे फाइंड करके बता सकते हैं। देखें, 90th परसेंटाइल फाइंड करने के लिए ना हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए होगी जिसके अगेंस्ट में हमें मास की वैल्यू मिलेगी। तो 90th परसेंटाइल फाइंड करने के लिए हम 90% ऑफ 120 फाइंड करेंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो आंसर आपके पास आएगा 108। अब इस 108 का पॉइंट पे ना, या आपने देखें यहाँ पर आपको मिल रहा है 108 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। इस 108 के पॉइंट से आपने उसी तरह एक लाइन ड्रॉ की अपने कर्व तक, और कर्व तक पहुंचने के बाद वहां से आप नीचे आए तो आपको ना ये P90 मिल गया। और इस P90 की वैल्यू 119 आ रही है क्योंकि इसने 120 से एक बॉक्स पहले एक्स एक्सिस को टच किया है। तो एग्जाम्पल 4 अब इसके बाद है।
इसमें कह रहे हैं द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड्स ऑफ 100 मोटर व्हीकल्स टेकन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ स्ट्रीट। स्ट्रीट के खास पॉइंट से गुजरने वाली जो मोटर व्हीकल्स थी उनकी स्पीड को मेजर किया गया और फिर उसका एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना दिया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में वाई एक्सिस में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता, और एक्स एक्सिस में फिर आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर रहे थे। और इस केस में चूंकि आप स्पीड को मेजर कर रहे थे तो स्पीड की क्वांटिटी आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रही है। आपको फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द मीडियन, द लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल। फिर उसके बाद आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, फिर रेंज ऑफ द स्पीड निकालनी है, फिर 10th परसेंटाइल निकालना है, और फिर द वैल्यू ऑफ स्पीड if 85% of the motor vehicles have speeds less than or equal to v kilometers per hour। तो हम काम शुरू करते हैं मीडियन से। अगर हम मीडियन निकालना चाह रहे हैं तो हमें किस परसेंटेज पे मीडियन मिलेगा? मीडियन का मतलब होगा कि हम Q2 फाइंड करना चाह रहे हैं। Q2 का मतलब 40 और 50। हाँ, Q2 का मतलब होगा कि हम 50th परसेंटाइल फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं 50% ऑफ व्हाट, इसका 50% ले लूं? 80। 80 का नहीं फजल भाई, हमें 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना उसका लेना होता है। तो क्यूमुलेटिव ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम हमें 100 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 50% 50 वाली पोजीशन होगी। अब हम ये करेंगे कि किस वैल्यू से लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व तक? स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हम 50 की वैल्यू से आएंगे और कर्व तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर्व तक लाइन ड्रॉ कर दी, और जहां इसने कर्व को टच किया वहां से हम क्या करेंगे, नीचे एक्स एक्सिस पर आएंगे। तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ टच कर रही है? फिफ्टी से एक पहले है ना, तो 49। 49 नहीं है, ये 48 ठीक है सर। 48 होगा ना, क्योंकि 5 बॉक्सेस है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा मीडियन है 48 किलोमीटर्स पर आवर। बिल्कुल इसी तरह अगर अब हम वर्किंग करना चाहें मिसाल के तौर पर लोअर क्वार्टाइल के लिए, लोअर क्वार्टाइल का मतलब है हम Q1 की बात कर रहे हैं, और अगर हम परसेंटाइल्स में बताना चाहें तो 25% की बात कर रहे हैं। अब 25% किसका कैलकुलेट करेंगे, 80 का या 100 का? 100 का, यानी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आता है ना उसका। तो 25 वैल्यू आ गई। अब हमें अपने ग्राफ पे जाना है और हमें देखना है कि 25 हमें कहाँ मिल रहा है। तो ये 20 और 30 के इन बिटवीन हमें मिल रहा होगा। यहाँ से हमने, मैं तो बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ये लाइन इतनी सीधी नहीं होगी, लेकिन आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली। आप कर्व तक आ गए, कर्व तक आने के बाद आपने इसको ले जाकर एक्स एक्सिस पे मैच कर दिया। तो लोअर क्वार्टाइल ने कहाँ टच किया एक्स एक्सिस को? 40 के एक बॉक्स बाद तकरीबन, तो ये बन गया 42 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका लोअर क्वार्टाइल। बिल्कुल इसी तरह अब हम वर्किंग करना चाह रहे हैं अपर क्वार्टाइल के लिए। ठीक है, अपर क्वार्टाइल को हम क्या कहेंगे, Q3। किस परसेंटाइल पे मिलेगा वो हमें? 75। तो अब हम 75 कैलकुलेट करेंगे, 75% ऑफ 100, जो कि 75 ही होगा। अब हम आते हैं 75 वाले पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पर 75 वाला पॉइंट जो कि 70 और 80 के दरमियान होगा, उससे एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की, और ड्रॉ करते करते हम पहले पहुंचे कर्व तक। अब कर्व को हमें लाकर मिलाना है
एक्स एक्सिस से। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये 56 और 58 के दरमियान है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल जैसी भी ड्राइंग मेरे पास हुई है उसी के लिहाज से मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपर क्वार्टाइल मेरे ख्याल में है 57 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है जी। अब तक हमने पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें हमें मीडियन, लोअर और अपर क्वार्टाइल फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि हम क्या फाइंड करें। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है? आप अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपर क्वार्टाइल है 57, लोअर क्वार्टाइल है 42। तो आपके पास जो रेंज आएगी वो 14 की आ रही है। आप यूनिट साथ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, 14 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें रेंज ऑफ द स्पीड फाइंड करनी है। रेंज के लिए हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को उससे माइनस हाँ, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 80 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 10 तो 80 माइनस 10 से हमारे पास रेंज ऑफ द स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमें 10th परसेंटाइल फाइंड करना है। 10th परसेंटाइल वो कैसे फाइंड करेंगे? 10th परसेंटाइल को लिखेंगे P10 और P10 का मतलब होगा कि 10% ऑफ 100, तो वो अगेन 10 आ जाएगा। अब हम दोबारा अपने कर्व पर आएंगे। ठीक है, इस कर्व में से 10 वाली वैल्यू को हम ले जाएंगे और ज्वाइन करेंगे अपने कर्व के साथ और कर्व को नीचे ले आएंगे, यानी कर्व के उस पॉइंट से लाइन को नीचे ले आएंगे। तो इसने 32 पर टच किया है, तो हम कहेंगे कि P10 इज इक्वल टू 32 किलोमीटर्स पर आवर। इस तरह 10th परसेंटाइल या कोई भी परसेंटाइल हो वो बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट ये पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ v, स्पीड की वो वैल्यू आपको बतानी है इफ 85% ऑफ द व्हीकल्स हैव स्पीड्स लेस देन और इक्वल टू v किलोमीटर्स। अच्छा, अब हमें कौन से परसेंटाइल पे जाना होगा इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए? एटी 85% ऑफ द कार्स उनकी स्पीड जो है ना इस v की वैल्यू से कम या इसके इक्वल होनी चाहिए। जी लेकिन यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है 85% है ना, तो हमें कौन सा परसेंटाइल लेना होगा? 85। तो हम 85th वाली पोजीशन पर चले जाएंगे, वो अगेन 85 ही आ रही है। अब आप देखें कि 85 पे जो स्पीड आएगी ना, पहले मैं उसको कैलकुलेट कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि इस स्पीड का फ़ायदा क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम 85 पर है ना, तो हम 80 और 90 के दरमियान में से एक लाइन कर्व तक लेकर चले जाएंगे। तो ये आपकी लाइन कर्व तक आ गई। अब आपने इस कर्व को मैच करना है नीचे लाकर एक्स एक्सिस पे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मैच करेगी यहाँ पर 62 पर। तो 85th परसेंटाइल जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखें 85th जो स्पीड आ रही है 85% ऑफ द कार्स की स्पीड उससे नीचे है, कम है,
या फिर 85th पोजीशन के इक्वल है, सही है। और इससे ऊपर कितने परसेंट कार्स हैं? 15। 15% है। तो उन 15% को हम छोड़ देंगे और 85 और 85 से लेस वाली जो वैल्यूज है ना उनको ले लेंगे। तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना वो है 85 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि 85% ऑफ द मोटर व्हीकल्स उनकी स्पीड 85 या उससे कम है, तो उसमें 85% ऑफ द डेटा वो कवर हो रहा है। इसमें हमें दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स गिवन है और इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इन कर्व्स को आपस में कंपेयर करना होगा और एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि द डायग्राम बिलो शोज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द एनुअल इनकम्स इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ 60 हाउसहोल्ड इन टू टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी। अच्छा, अब दोनों के कर्व्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। करना क्या है, फॉर टाउन ए फाइंड द मीडियन इनकम लेवल द इंटरक्वार्टाइल रेंज। फिर इसी तरह यही दो चीजें हमें टाउन बी के लिए भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब जब हमने ये दोनों चीजें दोनों के लिए फाइंड कर ली तो अब पार्ट सी में कह रहे हैं कि हाउस होल्ड इन टाउन बी जनरली हैव हायर इनकम लेवल्स देन हाउस होल्ड इन टाउन ए। डू यू एग्री? एक्सप्लेन योर आंसर। तो जनरली किसकी इनकम हायर है उसके बारे में हमें कमेंट करना है और इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है तो वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये बताना है। और एक और काम ये करना है कि विच टाउन इज मोर लाइकली टू हैव एन इनकम गैप प्रॉब्लम, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन हम यहीं से देखते हैं। पार्ट ए के लिए हमें दोनों के मीडियंस और इंटरक्वार्टाइल रेंज चाहिए। तो हमने दोनों के लिए पॉइंट तो सेम आएंगे, मीडियन दोनों का 30 पे निकलेगा, दोनों का लोअर क्वार्टाइल 15 पे आएगा और दोनों का अपर क्वार्टाइल 45 पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए 60 ही है। अच्छा, अब देखें ए के लिए मीडियन आ गया 38,000 और इंटर क्वार्टाइल रेंज इसकी आ गई 12,000। अच्छा, बी के लिए मीडियन आ गया 50,000 और इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई 18,000। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि ये जो स्टेटमेंट थी ना कि टाउन बी वाले जनरली ज़्यादा इनकम उनकी है, तो उसका आंसर है कि एग्री द मीडियन एनुअल इनकम लेवल ऑफ टाउन बी इज हायर देन टाउन ए, और दोनों में $12,000 का फर्क है। टाउन ए के लिए ये जो इनकम थी ये $38,000 थी और टाउन बी के लिए $50,000 है। तो अगर हम दोनों का फर्क निकालेंगे ना तो $12,000 का फर्क आएगा। तो इसका मतलब है कि टाउन बी की जनरल जो एनुअल इनकम है वो ज़्यादा है। लेकिन अब अगला जो पार्ट है उसमें इनकम गैप किस में ज़्यादा आएगा। देखें, टाउन ए की एनुअल इनकम या मीडियन इनकम कम है, जनरली इनकम कम है, लेकिन उसमें जो गैप है ना इनकम का वो लेस है क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज कम आ रही है। तो यूँ समझें कि ज़्यादातर लोगों की इनकम अगर हम लोअर क्वार्टाइल को देखें तो वो 26,000 बन जाएगा और अपर क्वार्टाइल को देखें या अपर वाले पोर्शन को देखें तो वो हमारे पास 50 बन जाएगा। तो ये जो 12,000 का गैप है ना, इसका मतलब ये कि 38,000 से 12 कम और 38,000 से 12 ज़्यादा, इस रेंज में ज़्यादातर लोगों की इनकम वो फॉल करेगी 38 से, अगर हम इसको रेफर करें। इसी तरह से बल्कि नहीं, मेरे ख्याल में ये तरीका सही नहीं है, ज़्यादा सही है कि आप 6,000 लेस लें और 6,000 ग्रेटर लें, तो वो सही है। 44 और 32 के दरमियान जो है ना ज़्यादातर लोगों की इनकम वो फॉल कर रही है। टाउन बी के लिए 18,000 का गैप है, तो यहाँ पर इनकम गैप ज़्यादा होगा। तो यूँ समझें कि 50,000 जो इनकी मीडियन है उसके 9,000 लेस से लेकर फिर उसके बाद 9,000 ग्रेटर तक
इस तरह ज़्यादा इनकम गैप यहाँ पे बनेगा। तो पार्ट बी के लिए इन्होंने अटेंशन में एक्सप्लेनेशन भी दी है कि फॉर पार्ट डी इन टाउन बी द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज 18,000 इंडिकेट्स द डिफरेंस for gap in income levels between the bottom 25% of household and the top 25% of household is $18,000. Therefore, it is more likely to have an income gap problem than town A, whose interquartile range is $12,000 is much smaller. तो town B के अंदर हमें income gap जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखें, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के बारे में कह रहे हैं कि इट इज अनदर वे टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। वर्क एग्जांपल 4 जो हमने की थी उसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा आया था 100 मोटर व्हीकल्स का। तो वो इन्होंने 5 मेन चीज़ें जो है ना यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं। मसलन ये कि मैक्सिमम स्पीड 80 थी, मिनिमम 10 थी, मीडियन स्पीड 49 थी, लोअर क्वार्टाइल 42 था और अपर क्वार्टाइल 57 था। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए आपको यही 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी डेटा सेट में से ये चीज़ें पता हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, उसका मीडियन क्या है और उसके अपर और लोअर क्वार्टाइल क्या है, तो फिर आप उनका बॉक्स एंड विस्कर बना सकते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको ना एक नंबर लाइन चाहिए होगी और ज़्यादा बेहतर है कि आप फिगर 4.7 में देखें। बॉक्स एंड विस्कर के लिए हमने एक नंबर लाइन सी बना ली जिसमें हमने 10 से लेकर 80 तक मुख्तलिफ नंबर्स को शो कर दिया है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है जो लोअर क्वार्टाइल से स्टार्ट होगा और अपर क्वार्टाइल पे ख़त्म होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपने इस तरह नंबर लाइन बना ली, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 80 है, फिर हमें दरमियान में 40 चाहिए और इसी तरह से 60 और यहाँ पर 50। तो हमारा लोअर क्वार्टाइल जो है वो 42 है। तो हम ये करेंगे कि 42 के ऊपर जो है ना एक बॉक्स स्टार्ट करेंगे और अपर क्वार्टाइल 57 है तो 57 पर इस बॉक्स को एंड कर देंगे। ये बॉक्स किसको शो कर रहा है? जी, बॉक्स किसको शो कर रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज को। जी, यहाँ पर बॉक्स इंटर क्वार्टाइल रेंज को शो करेगा। तो एक तरह से समझे हम उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। दरमियान में हमने 49 पर एक लाइन लगा दी है। ये लाइन क्या शो कर रही है? मीडियन मीडियन को शो कर रही है। अच्छा, अब इसके बाद आपने विस्कर बनाना है। विस्कर ये होगा कि एक लाइन आप लेकर जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू तक और बॉक्स से पहले एक लाइन आप लेकर जाएंगे मिनिमम वैल्यू तक। तो इस तरह बॉक्स एंड विस्कर ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके डेटा की 5 अहम बातें रिप्रेजेंट कर रही हैं। वैसे तो ये 7 कर रहे हैं, ये आपको रेंज भी बता रहा है, ये आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बता रहा है, ये लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, ये सारी चीज़ों की पोजीशन जो है ना आपको क्लियर करके बता रहा है। तो अभी वर्क एग्जांपल 6 में हम देखेंगे कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डिस्क्रीट डेटा के लिए कैसे बन रहा है। तो इन्होंने एक डेटा सेट हमें दे दिया और कहा कि आपने इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए फिर हमें जाहिर है कि सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि हम अपने गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद हमें मीडियन निकालना होगा, लोअर क्वार्टाइल निकालना होगा, अपर क्वार्टाइल निकालना होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 12 है। 12 का मतलब होगा कि हमें मीडियन निकालने के लिए कौन कौन सी वैल्यू, 6th और 7th वैल्यू का एवरेज करना पड़ेगा। तो हमने 10 और 11 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, एवरेज कर लिया। लोअर क्वार्टाइल के लिए हमें 3rd और 4th वैल्यू और अपर क्वार्टाइल के लिए हमें फिर 14 दोनों सेम है, वो वैल्यूज इनका एवरेज करना पड़ेगा। तो मीडियन आपके पास 10.5, लोअर क्वार्टाइल 4.5, अपर क्वार्टाइल 14, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की जो कि आपकी मिनिमम वैल्यू 3 से कम एक ज़्यादा 2
और मैक्सिमम वैल्यू 17, उससे कम से कम एक ज़्यादा 18 होनी चाहिए। आपने 4.5 पे बॉक्स बनाना स्टार्ट किया और 14 पे उसको एंड किया, और 10.5 पे आपने लाइन लगा के मीडियन को शो कर दिया। 4.5 से पहले आपने एक विस्कर बनाया 3 तक, और 14 के बाद एक विस्कर बनाया 17 तक, तो आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कंप्लीट हो गया। वर्ड एग्जाम्पल 7 में हमें ये करना है कि हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट गिवन होगा, हमने उसको इंटरप्रेट करना है, यानी उसमें से हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो वर्ड एग्जाम्पल 7 में कह रहे हैं कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स टुक एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एज शोन बिलो। अच्छा, अब क्या करना है आपको, स्टेट द मीडियन मार्क, मीडियन मार्क बताना है, फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्लास, और इंटरक्वार्टाइल रेंज बतानी है। तो मीडियन मार्क क्या नजर आ रहे हैं आपको? जी, बॉक्स के अंदर लाइन कहाँ लगी हुई है? 60 पे है ना, तो मीडियन मार्क हमारे कितने हो गए? 60। अच्छा, अब ये बताएं 60 to 50 और 60 के दरमियान आएगा। जी, मीडियन मार्क कह रहे हैं? जी मीडियन सर। नहीं नहीं, मीडियन मार्क तो बॉक्स में लगी हुई जो लाइन होती है ना, वो होता है मीडियन। तो यहाँ देखें 60 के ऊपर ना एक लाइन लगी हुई है रेड अच्छा कलर। अच्छा, तो देखिए नहीं, कलर नहीं देखा था, सही है सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि रेंज ऑफ द मार्क्स आपको बताने हैं। रेंज ऑफ द मार्क्स कितनी है? रेंज कितनी नजर आ रही है यहाँ पर? मैक्सिमम कितने हैं 100, और मिनिमम कितने हैं? 20। 20। तो रेंज कितनी बन गई? 80। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बतानी है। अपर क्वार्टाइल कहाँ नजर आ रहा है? सर 32। 82। और लोअर क्वार्टाइल कहाँ नजर आ रहा है? 31। सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? तो ख्याल में 51। 51। बस ये आपने पूरा बॉक्स एंड विस्कर को प्लॉट करके, यानी जो प्लॉटेड मिला था उसमें से आपने सारी रिजल्ट्स जो है ना वो इस तरह ड्राइव कर दिए। अब आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस नाउ 7 को जरा जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। दो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स गिवन है, उनको हमने कंपेयर करना है और उनको इंटरप्रेट भी करना है, जाहिर है उससे पहले। The box and whisker plots show the distribution of the battery life in hours of two brands of smartphones, smartphone A and smartphone B. 150 smartphones of each type were fully charged and tested for their battery lives. तो अब उससे जो डेटा हमें मिला उसको हमने बॉक्स एंड विस्कर पे प्लॉट कर दिया। ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, अभी हमने देखा था कि वो वर्टिकल भी हो सकता है। आपको क्या करना है कि स्मार्टफोन ए के लिए और इसी तरह स्मार्टफोन बी के लिए रेंज निकालनी है, मीडियन निकालना है, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये तीनों पैरामीटर्स दोनों बॉक्स एंड विस्कर के लिए फाइंड करने हैं। और फिर जब आप ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे तो फिर आपको ये बताना है कि विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन हैज़ अ लॉन्गर बैटरी लाइफ ऑन एवरेज, स्टेट अ रीज़न, उसकी रीज़न भी बतानी है। अब देखें इसके सोल्यूशन में जो मेन पॉइंट थे ना दोनों बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स के, उसको ये नंबर लाइन तक इन्होंने डॉटेड ड्रॉ कर दिया। स्मार्टफोन ए के लिए आपके पास 15.2 मैक्सिमम, 11 मिनिमम, रेंज इसकी 4.2 आवर्स आ गई, और मीडियन इसका 12.6 आ गया, इंटरक्वार्टाइल रेंज 2 आवर्स की आ गई। स्मार्टफोन बी के लिए रेंज 5.5 आवर्स की आ गई, मीडियन 13 आवर्स है, और इसी तरह से इंटरक्वार्टाइल रेंज 1.9 आवर्स की आ गई। अच्छा, अब इन्होंने सारे कंपैरिजन के बाद आंसर ये दिया कि स्मार्टफोन बी हैज़ अ लॉन्गर मीडियन बैटरी लाइफ, क्योंकि उसका मीडियन 13 है और स्मार्टफोन ए का जो मीडियन है वो 12.6 है, तो ओवरऑल जो बैटरी लाइफ बेहतर है वो स्मार्टफोन बी की है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो वो कौन सा स्मार्टफोन होगा?
ए होगा। हाँ, क्योंकि उसका स्प्रेड कम है, जिसका स्प्रेड कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ 8 में है, उसको जरा जल्दी से ट्राई कर लें। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है और ये यूज होता है फॉर अनग्रुप डेटा, यानी ऐसा डेटा कि जिसमें क्लासेस ना बनी हुई हो, वो अनग्रुप्ड होता है। उसको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में पहला सिंबल ये आ रहा है, ये एक ग्रीक लेटर है जो कि सिग्मा कहलाता है और इसका मतलब होता है सम ऑफ, या इसे हम समेशन भी कहते हैं। ये एडिशन को शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है समेशन एक्स, तो समेशन एक्स का मतलब होगा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की सारी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे तो आपको समेशन एक्स या सिग्मा एक्स वो पता चल जाएगा। और इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं कि ये है सम ऑफ एक्स। अच्छा, इसी तरह आपको एक सिंबल यहाँ पर एक्स बार का नजर आ रहा है। ये जो एक्स बार है इसका मतलब होगा कि ये है मीन ऑफ एक्स, यानी जब आप एक्स की वैल्यूज का मीन निकाल लेंगे तो वो आप उसको एक्स बार से शो कर रहे होंगे। ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। अच्छा, तीसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है ना एक और चीज भी नजर आ रही है जो कि है n, और n में आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके पास, या नंबर ऑफ डेटा आइटम्स आपके कितने हैं, यह आपके n से शो होगा। अच्छा, अब इनमें से हर चीज का अगर मतलब हमें पता चल जाए तो फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला ये भी नोट कर लें, ये उसी स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिसमें समेशन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करना है, और फिर समेशन का मतलब है कि स्क्वायर करने के बाद उन सबको आपस में ऐड कर देना है, और साथ साथ इसमें एक्स बार का स्क्वायर है यानी आप मीन निकालेंगे एक्स की वैल्यूज का और उसे स्क्वायर करके इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लें, फिर हम वर्ड एग्जाम्पल में इसके एप्लीकेशन देखेंगे अच्छा, अब आप आ जाएं वर्ड एग्जाम्पल 9 पर। ये कह रहे हैं द डेटा फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटी ए इज शोन बिलो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। अक्सर जगहों पे ना फॉर्मूले की कोई वो नहीं होती हमारे पास कि आपने यही वाला स्पेसिफिक फार्मूला यूज करना है, लेकिन कभी कभी करते भी हैं। तो जब ये इस तरह का कोई फार्मूले की वो करेंगे तो हम फिर उसी से फाइंड करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। जनरली ये जो अल्टरनेटिव फार्मूला ना, ये आप देखेंगे ज़्यादा आसान होता है। तो आपको डेटा गिवन है, मुख्तलिफ टाइम के ऊपर इन्होंने टेम्परेचर ऑफ सिटी ए को नोट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यूज ले ली, वो हमारा x बन गया। टाइम हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पर, और इस x से x स्क्वायर इसके सामने हमने लिख दिया। 25 का स्क्वायर किया, 24 का किया, 26 का किया, हर वैल्यू का स्क्वायर सामने लिख दिया। नीचे हमने लिखा हुआ है समेशन x, जो कि इन x की सारी वैल्यूज का सम है, और उसके साथ हमने लिखा हुआ है समेशन x स्क्वायर, जो कि ऊपर सारी जो वैल्यूज हैं x स्क्वायर की उसका सम है। बस ये दो मेन चीजें आपको चाहिए थी। अब आप आ गए अपने मीन पर। मीन आप निकालेंगे समेशन x को n से डिवाइड करके मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये जो मीन होता है ये समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। तो x की सारी वैल्यूज का जो सम आ रहा है उसको आप नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें, तो आपके पास मीन आ गया, x बार आ गया 28। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आ जाए, उसमें आपने समेशन एक्स स्क्वायर यूज करना है, 4768 लिखा, नीचे n की वैल्यू 6 लिखी, माइनस 28 का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर करके आपने आंसर निकाल लिया, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर लिखना है। यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर ना क्लासेस बनी हुई होंगी, जैसे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस बनी हुई है। ये ग्रुप डेटा हो गया। अब हमने इस ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
और एक दूसरे स्कूल का डेटा है जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पहले से गिवन है। करना क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करके फिर आगे कुछ कंपैरिजंस भी करने होंगे। यहाँ पर इसमें लिखा है कि 100 सेकेंडरी 4 स्टूडेंट्स each from school A and school B were asked for the amount of time they spent watching television each week. The results are given in the table below. तो ये आपके पास कुछ क्लासेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बने हुए हैं। अच्छा, स्कूल बी के लिए इन्होंने हमें इस तरह क्लासेस और फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, डायरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया। करना क्या है, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टेलीविजन बाय 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। अब देखें वर्किंग में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, ठीक है, वो हमने एज इट इज अपने टेबल में लिख ली है। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड करेंगे हर क्लास की, और मिड वैल्यू को हम x कहेंगे। मिड वैल्यू कैसे आ रही है, 12.5 कैसे आ रहा है, उसका तरीका ये है कि आप हर क्लास की जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो आप उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, या उसकी जो अपर बाउंड्री है, उसमें आप लोअर बाउंड्री को ऐड करेंगे। मैं वैल्यू के बजाय इसको बाउंड्री ही लिख देता हूँ। तो क्लास की जो अपर बाउंड्री है उसमें आप ऐड करेंगे लोअर बाउंड्री को और डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि इन दोनों का एवरेज निकल आए। तो मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास में 15 अपर बाउंड्री है, 10 लोअर बाउंड्री है, दोनों को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 से आंसर 12.5 आ गया। ये हमारी फर्स्ट यानी पहली क्लास की मिड वैल्यू बन गई, x की वैल्यू। इसी तरह 15 20 20 25 25 30 30 35 और 35 से 40 तक सबकी मिड वैल्यू निकाल ली। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। fx का मतलब है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द मिड वैल्यू। तो 12.5 मल्टीप्लाई होगा 3 से और आंसर 35.5 आ जाएगा। और इसी तरह हर मिड वैल्यू अपनी फ्रीक्वेंसी से कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रही है। थर्ड करना है fx स्क्वायर। तो अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और x स्क्वायर अलग से फाइंड करके फिर उसके अलावा चौथा कॉलम बना के भी कर सकते हैं। fx स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले आप x को स्क्वायर कर लें, यानी जैसे 12.5 है, इसको स्क्वायर कर लें, इसका आपने स्क्वायर कर लिया, और स्क्वायर को फिर आप मल्टीप्लाई कर लें f के साथ यानी फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि 3 है। तो fx स्क्वायर पहली क्लास के लिए इसका मतलब होगा कि आपने 12.5 को स्क्वायर करना है और फिर उस रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 465.75 ये आंसर आ जाएगा। और हर क्लास के लिए ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने हर क्लास की मिड वैल्यू फाइंड की, उसके बाद fx फाइंड किया, मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा काम आपने ये किया कि x को स्क्वायर करने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके fx स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो अब इसके बाद आपने लिखा समेशन f का स्क्वायर, वो आपके पास 100 आ गया यहाँ पर। इसी तरह आपने समेशन fx लिख दिया और समेशन fx स्क्वायर लिख दिया। अब आप आ गए, उसके बाद नंबर 4 आपने ये करना है कि आपने मीन फाइंड करना है, और मीन का फॉर्मूला यहाँ पर समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f होगा। समेशन fx 2680, समेशन f 100 है, इससे आपके पास मीन आ गया। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, वही अल्टरनेटिव वाला हम जैसे वहाँ यूज कर रहे थे, यहाँ भी ज्यादा आसान यही है। इसमें वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपको स्कूल ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.04 आवर्स और मीन 26.8 आवर्स मिल गया। कंपैरिजन में इन्होंने रिजल्ट लिखा, द स्टूडेंट्स इन बोथ स्कूल स्पेंट अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ आवर्स। क्योंकि यहाँ पर है 26.8 का मीन और वहाँ पर है 26.3 का मीन, तो 0.5 का डिफरेंस है बस। ऑन एवरेज वॉचिंग टेलीविजन, हाउएवर स्कूल ए हैज अ हायर स्टैंडर्ड डेविएशन
which indicates that there is a greater spread in the number of hours spent watching television. That is, some students spend long hours while some spend very little time watching television. जहां स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वहां पर कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी और स्प्रेड ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया.